दोस्तों बिहार एक ऐसा राज्य है इंडिया का जिसको एक टाइम पे ज्ञान का केंद्र माना जाता था, सत्ता का केंद्र माना जाता था। लेकिन आज के टाइम ये राज्य इंडिया के सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है, जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा गरीबी मिलेगी। ऑलमोस्ट हर एक लिस्ट में बिहार नीचे ही रहता है, वो चाहे एजुकेशन हो, इकोनॉमी हो या फिर हेल्थ। अब बिहार की हालत ये कैसे हुई, अगर आप इसके डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। बट अगर मैं एक वर्ड में बोलूं बिहार की इस हालत का जिम्मेदार कौन है, तो वो चीज है पॉलिटिक्स। जी हाँ, इंडिया में अगर किसी भी कोने में कुछ भी हो रहा है, वो चाहे अच्छा हो या फिर बुरा, कहीं न कहीं उसकी मेन वजह होती है पॉलिटिक्स। कर्नाटका इंडिया का IT कैपिटल बना, क्यों? इसकी वजह है पॉलिटिक्स। तमिलनाडु इंडिया का कार मैन्युफैक्चरिंग हब बना, क्यों? इसकी वजह है पॉलिटिक्स। महाराष्ट्र इंडिया का इकोनॉमिक केंद्र बना, क्यों? इसकी वजह है पॉलिटिक्स। उसी तरह बिहार इंडिया का सबसे गरीब राज्यों में से एक बना, जहां से लाखों लोग दूसरे राज्य में जाते हैं अच्छी लाइफ के लिए, रोजगार के लिए, क्यों? इसकी वजह है पॉलिटिक्स। आप चाहे जितना भी चाहो पॉलिटिक्स को अलग नहीं कर सकते। अगर बिहार की पॉलिटिक्स सही होती, नेताओं के पास विजन होता, कुछ करने की चाहत होती, प्रोग्रेसिव माइंडसेट होता, तो आज बिहार जैसे राज्यों की ये हालत नहीं होती। तो ये बात आप जरूर याद रखना, इंडिया में कहीं पे कुछ भी गलत या फिर अच्छा हो रहा है, उसकी वजह है पॉलिटिक्स। तो आपके हिसाब से किस टाइप की पॉलिटिक्स आपके राज्य, आपके देश के लिए सही है, इसका चुनाव सोच समझ के करना चाहिए। तो बिना डिटेल में गए हमें बेसिक प्रॉब्लम समझ में आ गई है बिहार की। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा जो बिहार की करंट सिचुएशन को बहुत हद तक चेंज कर सकता है। बट उससे पहले हम बिहार के इकोनॉमी के बारे में जान लेते हैं, जिससे कि अंदाजा हो जाएगा कि बिहार अभी क्या कर रहा है और इसको आगे क्या करना चाहिए। आज के टाइम बिहार इंडिया का 14वां बड़ा राज्य है GDP के मामले में, जिसकी GDP सिर्फ $93 बिलियन एस्टिमेट की गई है 2022-23 के लिए। इस GDP नंबर से आपको ठीक से अंदाजा नहीं होगा बिहार की क्या सिचुएशन है। अब मैं आपको GDP पर कैपिटा दिखा रहा हूँ, जिसमें GDP को पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। तो अगर आप इस लिस्ट के नीचे देखें तो आपको लास्ट में बिहार दिखेगा, सिर्फ $661 के साथ पर कैपिटा इनकम में। सेकंड लास्ट में उत्तर प्रदेश। वैसे ये डेटा 2019-20 का है, तो इस 2 साल में कुछ ज्यादा चेंज नहीं आया है। इवन जम्मू कश्मीर का पर कैपिटा इनकम बिहार से ज्यादा है, जिसको डिस्टर्ब एरिया माना जाता है। 2020-21 में बिहार की GDP ग्रोथ रही थी 2.5% की, जबकि 2021-22 में ये बढ़कर 9.8% पे आ गई और 2019-20 में थी 7.4% की। 2020-21 को तो आप मान सकते हैं कोविड का ईयर था। ओके, तो अब मैं आपको कुछ ग्राफ दिखाने वाला हूँ, जिसमें ये दिखाया गया है कि बिहार की सरकार किन किन सेक्टर्स में कितना ज्यादा पैसा खर्च करती है और ये परसेंटेज में होगा। यहाँ 2022-23 के बजट में बिहार की सरकार ने 18.4% अमाउंट एजुकेशन पे खर्चा किया है। इसी फाइनेंशियल ईयर में हेल्थ सेक्टर पे 7.2% अमाउंट खर्चा किया है, एग्रीकल्चर में 3.5%, रूरल डेवलपमेंट पे 10.6%, पुलिस पे 5.4%, रोड एंड ब्रिजेस के ऊपर 3.8%। एक चीज मुझे देखकर अच्छी लगी कि बिहार एजुकेशन के ऊपर ज्यादा पैसा खर्चा कर रहा है। वैसे अभी के टाइम में बिहार की लिटरेसी रेट 70.9% है, जो कि असम और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से पीछे है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे कुछ मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जो बिहार की करंट सिचुएशन को बहुत हद तक बेहतर कर सकते हैं। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना आगे कुछ भी पॉसिबल नहीं होता, तो बिहार को अभी के टाइम में जरूरत है अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना क्वालिटी के साथ। पहला प्रोजेक्ट है विक्रमशिला सेतु पैरेलल ब्रिज। दोस्तों अगर आप बिहार के मैप को देखें तो यहाँ बीच में से गंगा नदी बहती है, जो इस राज्य को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। इन दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए यहाँ बहुत से पुल बने हुए हैं, कुछ छोटे हैं और कुछ बड़े। अब एक और बड़ा पुल बन रहा है इस नदी के ऊपर। 4.3 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज में 68 पिलर्स होंगे, जिसमें 4 लेन का निर्माण किया जाएगा। 2016 में इस ब्रिज का अनाउंसमेंट किया था बिहार के CM नीतीश कुमार जी ने। फिर 2020 को इस प्रोजेक्ट की नींव रखी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। इस ब्रिज को बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत है मानसून की। इस साल मानसून के सीजन में इसके काम को रोक दिया गया था। जैसे ही मानसून खत्म हुआ, इसके काम को फिर से शुरू किया गया। जिस कंपनी को मिला है इस ब्रिज को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, वो इसके काम को 4 साल के अंदर फिनिश कर देगी। अगला प्रोजेक्ट है पटना मेट्रो। आज के टाइम मेट्रो का विस्तार इंडियन शहरों में तेजी से हो रहा है।
पहले इसको सिर्फ मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित रखा गया, लेकिन अब इसको छोटे छोटे शहरों में भी फैलाया जा रहा है, जैसे लखनऊ और अब पटना। पटना में 2 लाइन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कुल 24 स्टेशन होंगे। इसके पहले फेज के लिए DPR रिपोर्ट 2016 को ही तैयार कर ली गई थी, जिसकी लेंथ 30.91 किलोमीटर की है। बिहार गवर्नमेंट के बाद 2019 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है। अगर प्रोजेक्ट के कॉस्ट की बात करें तो इसको अभी के लिए 13,367 करोड़ रुपए का एस्टिमेट किया गया है। पहले फेज में 30.91 किलोमीटर की लेंथ को बिल्ड किया जाएगा, जिसमें 2 लाइन शामिल है। पहले लाइन की लेंथ 16.86 किलोमीटर और दूसरे लाइन की लेंथ 14.05 किलोमीटर की होने वाली है। अगला प्रोजेक्ट है पटना साइंस सिटी। दोस्तों, पटना में भारत का पहला साइंस सिटी बन रहा है, जिसका नाम APJ अब्दुल कलाम सर के नाम पे रखा गया है। ये नया शहर राजेंद्र नगर के पास 20.48 एकड़ में बनाया जा रहा है। इसको बनाने के लिए 640 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। इस नए साइंस सिटी में दुनिया की कुछ एडवांस तकनीक का यूज किया जाएगा। बताया जा रहा है लगभग 200 बच्चे रुक सकते हैं इसमें। राज्य सरकार का यहाँ मकसद है बच्चों में साइंस के लिए दिलचस्पी बढ़ाना, जो दुनिया में नए नए आविष्कार हो रहे हैं, ताकि उसकी जानकारी बढ़े बच्चों के बीच। अगला प्रोजेक्ट है पटना रिंग रोड। दोस्तों, पटना भी एक बड़ा शहर है और धीरे धीरे से इसका विस्तार भी हो रहा है। देश के बाकी के शहरों की तरह इस शहर में भी ट्रैफिक की समस्या है और समय के साथ साथ और बढ़ेगी, तो यहाँ भी एक बड़े रिंग रोड को बनाने की तैयारी है। इस रिंग रोड की लंबाई 137 किलोमीटर की होने वाली है, जो देश के कुछ बड़े रिंग रोड्स में से एक होगा। वैसे इंडिया में कहाँ पर रिंग रोड्स बनाए जा रहे हैं, उनका साइज क्या है, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी पटना रिंग रोड को इंडिया के कुछ सबसे महंगे प्रोजेक्ट में से एक बताया जा रहा है। लगभग 15,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है इस प्रोजेक्ट में। इसी रूट में 2 बड़े ब्रिजेस को भी बनाया जाएगा गंगा नदी के ऊपर, जिसमें से एक ब्रिज की लंबाई 9.7 किलोमीटर की होगी और दूसरे की 9.4 किलोमीटर की। अभी कुछ ज्यादा जानकारी इसके बारे में निकल के नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसको 4 से 6 लेन का बनाया जाएगा। अगला प्रोजेक्ट होगा एक्सप्रेसवेज इन बिहार। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी महाराष्ट्र के ऊपर, जहां पे मैंने बताया कि कैसे यहाँ की सरकार 5,000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज नेटवर्क को बिल्ड करेगी पूरे महाराष्ट्र में। उसके अलावा उत्तर प्रदेश भी अपने राज्य में एक्सप्रेसवेज का नेटवर्क बिल्ड कर रहा है। लेकिन शायद आपको जान के हैरानी होगी कि इस मामले में बिहार भी पीछे नहीं रहेगा। बिहार में भी कुछ बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज का निर्माण होने वाला है, जो बिहार के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मजबूती देगा। जैसे यहाँ पे पहला होगा रक्सौल हल्दिया पोर्ट एक्सप्रेसवे। ये प्रोजेक्ट 268 किलोमीटर का होगा, जो रक्सौल को हल्दिया पोर्ट से कनेक्ट करेगा। ये एक्सप्रेसवे बिहार के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बिहार अपने इंडस्ट्रियल एरियाज को सीधा पोर्ट से कनेक्ट कर पाएगा। और मेरे ख्याल से वेस्ट बंगाल के पोर्ट का एक्सेस पाना बिहार के लिए जरूरी है, क्योंकि बिहार से वेस्ट बंगाल की दूरी बहुत कम है अगर आप उत्तर प्रदेश से कंपेयर करें तो। इसके जरिए बिहार इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप कर सकता है। इसी लिस्ट में एक और एक्सप्रेसवे बिहार के लिए आएगा। यह है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। हालांकि इसको 3 राज्यों में बनाया जाएगा, लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा बिहार को होने वाला है। 451 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे से बिहार के वेस्ट और ईस्ट के साइड कनेक्ट होंगे। उसके बाद नंबर आता है बक्सर भगलपुर एक्सप्रेसवे का। यह हाईवे बिहार के वेस्ट और ईस्ट को कनेक्ट करेगा, जो कि पैरेलल बोल सकते हैं गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के। इस हाईवे की लंबाई 317 किलोमीटर की होने वाली है। फिर अगला नंबर आता है अमास दरभंगा एक्सप्रेसवे। इस हाईवे की लेंथ 233 किलोमीटर की होने वाली है। अगर आप इन एक्सप्रेसवेज की लेंथ को ऐड करें तो बिहार 1300 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज का नेटवर्क बिल्ड करेगा। बिहार के लिए सबसे बड़ी चीज होगी राज्य की कनेक्टिविटी कोलकाता और बाकी के पोर्ट सिटी से, जो वेस्ट बंगाल में है। बिहार के पास पूरा मौका है और क्षमता है एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का। और जाहिर सी बात है, सिर्फ एक्सप्रेसवेज से कुछ नहीं होगा, आपको पॉलिसीज के ऊपर भी काम करना होगा, अपने विजन को क्लियर करना होगा, क्योंकि विजन और पॉलिसीज में जरा सा भी डाउट इन्वेस्टमेंट को रोक सकती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप देख ही सकते हैं गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कैसे कंपटीशन चल रहा है इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। होप कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य भी आगे आए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।